नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता अब एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ खास मेहमान है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी हमसे जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। प्रशांत जी, आपका स्वागत है चर्चा में। जी अतुल, आपको नमस्कार और सब सुनने वालों को भी नमस्कार। और हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे जी। इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के दो साथी, हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद हमारे साथ हैं। स्वागत है मेघनाद आपका। नमस्ते। नमस्ते। और साथ में हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन भी हैं। नमस्कार। शार्दुल, आपका भी स्वागत। नमस्कार। तो चर्चा मैं विषय की जानकारी का जिम्मा मेघनाद के हाथों में सौंपूं उससे पहले दो छोटी सी जानकारियां। एक तो ये कि हमारे 2 एनएल सेना प्रोजेक्ट इस समय अप हैं, चल रहे हैं, जिनके जरिए आप अपना सहयोग देकर और उसको पूरा करने में हमारा सहयोग देते हैं। एनएल सेना प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें हम तमाम तरह की दूर दराज की बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं, बहुत विस्तृत कवरेज करते हैं। तो एक हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र में आई भीषण बाढ़ के ऊपर है और वहां पर आई उस त्रासदी को कवर कर रहे हैं हमारे 2 संवाददाता कनिष्का सोनी और प्रतीक गोयल। तो आप इसको समर्थन दें। इसके अलावा हमारा एक और एनएल सेना प्रोजेक्ट है कश्मीर की कहानी, जो कि एक कॉमिक बुक था न्यूज लॉन्ड्री का। तो 2012 में इसका पहला संस्करण छपा था। तब से अब तक आपको पता है कि बहुत कुछ कश्मीर में बदला है, बहुत सारी नई चीजें हुई हैं। तो उस हिसाब से इस कॉमिक बुक को भी अपडेट कर रहा है। तो ये एनएल सेना प्रोजेक्ट भी आप है जिसपे आप अपना समर्थन दे सकते हैं, आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। एक और जानकारी, हमारा मीडिया रंबल जो कि सालाना इवेंट है और कोरोना के कारण पिछले 2 साल से ये ऑनलाइन जो हो रहा है, तो 22 से लेकर 25 सितंबर के बीच में हमारा जो 5वां एपिसोड है, 5वां सीजन है मीडिया रंबल का, वो होना है, ऑनलाइन होना है। तो सबके लिए खुला है, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन पहले से आपको कराना पड़ेगा। तो themediarumble.com की वेबसाइट्स पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें। बहुत सारे हमारे इसमें सेशंस हैं, बहुत सारे सत्र हैं, बहुत सारी मीडिया से जुड़ी, मीडिया के बिजनेस से जुड़ी, मीडिया से संबंधित तमाम चीजों पर बहुत बड़े बड़े देश विदेश के तमाम पत्रकार और मीडिया एक्सपर्ट इसमें शामिल होंगे। तो उनकी बातचीत होगी, उससे जुड़े सत्र होंगे, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। मेघनाथ, इस हफ्ते जो हमारी चर्चा है, जिन विषयों पर बात होनी है, उसके बारे में आप पहले हमारे श्रोताओं को एक बार जानकारी दें। जी। कमरे में जो हाथी बैठा है उसकी तरफ पहले इशारा करते हैं। आयकर विभाग का न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक पर कोट अनकोट सर्वे हुआ। इसके बारे में एक्चुअली हम चर्चा करेंगे, पर एक्चुअली ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों काफ़ी एक्टिव थे पिछले हफ्ते। हर्ष मंदर के घर पे, ऑफिस में और आश्रम में, वहाँ पर ईडी का रेड पड़ा। और इसके अलावा एक्टर सोनू सूद जो है, जो अभी फिलहाल एक एंकर भी है गुड न्यूज़ टुडे पर, वो जो भी न्यूज़ चैनल है उस पर, उनके भी घर पे छापे पड़े इनकम टैक्स के। और उनके आप आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दीजिए, क्योंकि जो ये न्यूज लॉन्ड्री का सर्वे करने जो आयकर अधिकारी आए थे, तो आप उस पूरे स्टॉर्म के बीच में फंस गए थे। वो अनुभव थोड़ा सा कि हुआ क्या था, क्योंकि आपको बीच में अब्रप्टली पिछली वाली चर्चा से उन्होंने बोलने से रोक दिया था। इतनी मजे की बात है, एक्चुअली हम घर से ही रिकॉर्ड करते हैं चर्चा, पर पिछले बार मेरे यहाँ पर पावर कट हो गया था तो मुझे ऑफिस आना पड़ा और आते ही ये भी कोई साजिश है। साजिश है सही में। उन्होंने देखा होगा कि अच्छा चलो मेघनाद है वहाँ पे, चलो चलो अभी चलो। तो पर जब हम कर रहे थे तो पिछली बार आपको याद होगा कि मैं बीच में ही चला गया, कुछ 12 बजने के आसपास ही मुझे जाना पड़ा। तो परीक्षित एकदम धड़ाम से अंदर आया और बोला कि सब बंद करो। तो मैंने बोला कि ये क्या बिहेवियर है परीक्षित, क्या हो रहा है? तो बोला कि नहीं नहीं बंद करना है, इनकम टैक्स वाले आए। फिर एक आदमी आया और उसने मेरा फ़ोन छीन लिया। मैं बोलने ही वाला था, अपने श्रोताओं को बोलने ही वाला था कि कुछ काम की वजह से मुझे जाना पड़ना है, लेकिन वो भी नहीं करने दिया और फ़ोन छीन लिया। फिर हमें ऊपर लेकर गए। अगर
अभी श्रोताओं को बता दूं, हमारा एक बेसमेंट में स्टूडियो है जहाँ से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़े फ्लैशबैक्स भी आ रहे हैं। और ऊपर हमारा एक ऑफिस है जहाँ पर अभिनंदन और हमारी टीम बैठती है। तो ऊपर जाके सब एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर एक डाइनिंग टेबल के आसपास खड़ा कर दिया, वहाँ पर हमारे फ़ोन रख दिए सबके बीच में, और अभिनंदन को एक पेपर पकड़ा दिया जिसमें सेक्शन 133A जो है उसके अंडर एक नोटिस थी। और अभिनंदन पूछ रहा था कि हम लॉयर से बात कर सकते हैं क्या, तो फिर वो ऑफिसर बोले कि नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर अभिनंदन ने बाकियों की तरफ देख के बोला, देखिए ये मुझे बता रहे हैं कि मैं लॉयर से बात नहीं कर सकता, ठीक है? ठीक है। तो फिर उनसे वो साइन करवाया, और उसके बाद मतलब पूछताछ ही जारी रही कि उन्होंने हमारा फ़ोन तो रख लिया था, फिर एयरप्लेन मोड में कर दिया, फिर सबके नाम लिखवाए, कितने साल से काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पोजीशन है, और फिर एक स्टिकर फाड़ के हमारे सबके फ़ोन पे चिपका दिया था कि किसका किसका फ़ोन किसका है। और फिर अकाउंट्स के रूम में जाके वहाँ पे कॉपी करने लगे डेटा। अभिनंदन को उसके केबिन में लेके गए और वहाँ पे पूछताछ चल रही थी। और फिर हम बस वहीं पे थे, और काफ़ी मतलब एक ऑफिसर थे जो हमारे ही सामने कुछ ड्रॉवर्स है, उसको आई थिंक मैंने गिना 6 बार खोल कर बंद करके वापस चले गए। तो काफ़ी मतलब बहुत चहल पहल हो रही थी, और मतलब किसी से बात नहीं करने दिया। फिर ये शुरू हुआ 12 बजे और हमको जाने दिया 4 बजे, और अभिनंदन को रखा था रात के 12:30 बजे तक, 1 बजे तक। अभी नरेश हमको वहाँ से साइड से बोल रहा है 1 बजे तक रखा था क्योंकि नरेश भी था वहाँ पे। और मतलब उससे पूछताछ तो चालू ही थी। और इस पर हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली मैंने इस पर बहुत स्टडी भी किया है, क्योंकि जब मैंने वो नोटिस देखा तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया कि चलो इस पे एक्सप्लेनर वीडियो बना देते हैं। ठीक बात। तो बाकी विषय की भी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जी। तो मैंने जैसे बताया कि सोनू सूद के भी ऑफिस में मुंबई में और उनके कंपनी में लखनऊ में भी आयकर विभाग के छापे पड़े। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुछ 5,000 से ज़्यादा केसेस जो थे, जो फार्म लॉज और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट लगाए थे, उनको विड्रॉ कर लिया है। आपको याद होगा पंचजन्य, जो कि एक आरएसएस अफिलिएटेड मैगजीन है, उन्होंने सितंबर पहले वीक में एक लेख छापा था जिसमें उन्होंने इन्फोसिस को एंटी नेशनल बोल दिया था, क्योंकि इनकम टैक्स के वेबसाइट पे बहुत ग्लिचेस चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो इस पर निर्मला सीतारमण का बयान आया है और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आरएसएस ने भी उनको खुद डिस्टेंस कर लिया है उनके वो ऑथर के व्यूज़ से। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है 26 जनवरी के टाइम पे, जो फार्म प्रोटेस्ट के वक्त जो रेड फोर्ट में जो मामला हुआ था उसमें उन्होंने एक बहुत ही अजीब एंगल निकाला है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो ट्रैक्टर सेल्स बढ़े वो उनके अकॉर्डिंगली एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है कि मतलब ट्रैक्टर ज़्यादा खरीदे ताकि वो दिल्ली जा सके, हरियाणा और पंजाब में। तो हमारी दिल्ली पुलिस थोड़ी बहुत क्रिएटिव है, हमने उमर खालिद के मामले में भी देखा, बहुत क्रिएटिव है। इस पर एक फैक्ट चेक भी है, उस पर भी बात कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान को दूसरी बार जो सस्पेंशन ऑर्डर दिया था उस पर स्टे लगा दिया है। और फाइनली एयर इंडिया पे बिड आना चालू हो गए हैं फाइनली। टाटा सन्स ने उस पर एक बिड किया है, और कुछ सोर्सेस बोल रहे हैं स्पाइस जेट के अजय सिंह ने भी किए हैं, पर वो कंफर्म नहीं है। और श्रोताओं को बता दूं, टाटा ग्रुप ने ही एयर इंडिया फाइंड किया था 1932 में, उसको 1953 में नेशनलाइज किया गया, अब शायद उनके पास वापस चला जाएगा। जी यही कहने वाला था, लौट के वापस आ गए। और एक फाइनल जो हेडलाइन थी कि गुजरात के सीएम ने सडनली रेजिग्नेशन दे दिया था और नए सीएम आ गए हैं भूपेंद्र पटेल, उनके साथ 24 नए चेहरे भी आ गए हैं कैबिनेट में। भूपेंद्र पटेल 17वें चीफ मिनिस्टर रहेंगे गुजरात के। इस पर हम लोग थोड़ा बातचीत भी करेंगे कि ये एकदम नई रणनीति है राजनीति में,
कि पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाए, एक झटके में नया मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ये क्या चीज है, ये क्या तरीका है, ये लाइबिलिटीज जो है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उससे निपटने का कोई नया फार्मूला इजाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और कितना सफल असफल होगी, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। आपके पास भी कुछ है शार्दुल? नहीं, कुछ खास नहीं, बस एक वो मैं रिकमेंडेशन में दूंगा अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। एक वो अब्बा जान का भी मेंशन कर लेते हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया कि 2017 से पहले सब अब्बा जान राशन खा जाते थे, और फिर बाद में इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। फिर संबित पात्रा ने टीवी पे जाके राहुल गांधी को डब्बा जान बोल दिया, तो वो भी एक हुआ, और वो भी चल रहा था कल। तो मतलब वो बेसिकली इश्यूज के बारे में बात नहीं करना है, और जस्ट कुछ भी मतलब उठा के चला देते। बस इसमें एक छोटा सा और मैं जोड़ दूं, जो पिछले हफ्ते हुआ, आप लोगों को पता ही है कि पिछले 8-9 महीने से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली आसपास के, वो जो 3 कृषि कानून है उसके खिलाफ। तो बीते दिनों पिछले हफ्ते एक दिलचस्प चीज हुई, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने मानवाधिकार हनन का एंगल निकाल कर नोटिस भेजा है कि ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इससे मानवाधिकारों का हनन कई स्तरों पर हो रहा है। ये एक बड़ी दूर की कौड़ी खोज कर लाया है मानवाधिकार आयोग। आमतौर पर मानवाधिकार आयोग देश का पिछले 6-7 सालों में उसकी गतिविधियां ऐसी रही हैं कि देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, खुलेआम वीडियो सर्कुलेट हुए, बहुत सारी चीजें हुई, मानवाधिकार से जुड़े और भी तमाम मसले आए, लेकिन इस तरह की कोई सक्रियता नहीं दिखी। तो एक ऐसी चीज में मतलब नाक घुसेड़ने की कोशिश है जहां पर कि इससे पहले कोई प्रथा, कभी कोई ट्रेडिशन दिखा नहीं कि इस तरह के मामलों में भी इस तरह से मानवाधिकार आयोग एक्ट कर सकता है। और उसका एक दूसरा एंगल है, लोगों ने निकाला कि इसके जो चीफ हैं इस समय वो अरुण मिश्रा हैं मानवाधिकार आयोग के, और उनके नेतृत्व में मानवाधिकार आयोग एक दूसरी तरह की कहानी परिपाटी बनाने की कोशिश कर रहा है। अरुण मिश्रा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। तो ये एक जानकारी है। हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जो चर्चा का जो पहला विषय है, सबसे पहले वो मेरे ख्याल से इनकम टैक्स विभाग और ईडी और ये जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं जिनको कहते हैं कि वेपनाइजिंग कर देना, उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना सरकार के द्वारा, एक बड़े स्तर पर इन दिनों देखने को मिल रहा है। और बड़ा तर्क यही आता है, बड़ा लचर सा या बहुत मासूम सा तर्क, कि अगर आप गलत नहीं है तो आपको डरने की क्या जरूरत है। डरने की जरूरत इसलिए है कि जिन लोगों के खिलाफ इनका इस्तेमाल हो रहा है वो लोग, उन लोगों की छवि, उन लोगों का कामकाज कहीं ना कहीं सत्ता से सवाल पूछने का रहा है। और या तो सत्ता से सवाल पूछने वाले लोग हैं, आप हर्षमंदर का देख लीजिए, न्यूज क्लिक का देख लीजिए, न्यूज लॉन्ड्री का देख लीजिए, तमाम लोग जिनको भी आप नाम ले लें, तो वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो आलोचना करते रहे हैं या आलोचक रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि जिनकी छवि दूसरे तरह की बनी है, जैसे सोनू सूद के ऊपर, कि वो एक ऐसा कामकाज कर रहे हैं जो कि सरकार के कामकाज को आईना दिखाता है। तो ये जो स्थिति है, प्रशांत जी से सबसे पहली टिप्पणी मैं चाहता हूं कि क्या मतलब अब जो बची खुची वो थी, एक आंखों की शर्म थी कि हम देख कर करेंगे नहीं, सरकार ने उन सब चीजों को, या जो चलाने वाले लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, उन सब चीजों को किनारे रख के अब सीधे सीधे इस तरह से करने का फैसला ले लिया। उन्हें अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के दिमाग में इनसे क्या सवाल जाएंगे, क्या विचार उठेगा, क्या लोग सोचेंगे कि भाई जानबूझकर परेशान करने के लिए दुर्भावनावश ये सब किया जा रहा है। इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। देखिए अतुल जी, जैसा आपने कहा, फर्क तो पड़ता है, लेकिन एक और बहुत अच्छी बात देखने में ये आई है कि जैसे न्यूज लॉन्ड्री आप ही का प्लेटफॉर्म है, तो वो डरा नहीं, न्यूज क्लिक डरा नहीं। भास्कर के यहाँ, भास्कर के दफ्तरों में जब छापे पड़े तो भास्कर ने ट्वीट किए कि हम अपनी पत्रकारिता जो है वो जैसी कर रहे हैं जारी रखेंगे। और परंजय गुहा ठाकुरता पे ऐसे वो हुए, उन्होंने भी अपना काम जारी रखा। राणा अयूब पे कई केसेस हुए, सिद्धार्थ वरदराजन के ऊपर यूपी में जाके केसेस किए, और ये सारे लोग अपनी पत्रकारिता उसी ढंग से कर रहे हैं जैसे कर रहे थे। यानी जिन कारणों की वजह से छापे पड़े,
वो कारण सरकार का या इनकम टैक्स का, सरकार का ही इनकम टैक्स जो उनका मातहत है, वो मंसूबा उनका जो है वो कामयाब होता नहीं दिख रहा। लेकिन एक जरूर संदेश जाता है इससे। संदेश, दो बड़े संदेश जाते हैं। एक तो कि सरकारी अपनी एजेंसियों को अपने पॉलिटिकल मंसूबों के लिए इस्तेमाल कर रही है, और दूसरा संदेश ये जाता है कि डराने की, अगर आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे सोनू सूद ने किया, और उत्तर प्रदेश में कोरोना के सेकेंड वेव में कितनी विफलता हुई, या जब प्रवासी मजदूर निकले तो उत्तर प्रदेश एकदम एक्सपोज हो गया योगी सरकार, और उसमें सोनू सूद ने वो काम कर दिखाया जो सरकारें नहीं कर पाई। तो इसलिए सोनू सूद के ऊपर भी इनकम टैक्स पहुंच गया। तो एक तो डराने की बात हो रही, जैसे आपका जो न्यूज लॉन्ड्री प्लेटफॉर्म है वो क्राउड फंडेड पे चलता है, क्राउड फंडिंग पे चलता है। क्राउड फंडिंग का मतलब है कि वो लोगों के चंदे पर चलता है। अब इस तरीके के काम से क्या होता है कि जो बहुत सारे आपके इनोसेंट जो डोनर्स हैं वो डरते हैं, और ये एक खतरनाक टेंडेंसी है। और ये टेंडेंसी मुझे नहीं याद आ रहा है कि किसी डेमोक्रेसी में इस तरीके की टेंडेंसी चलती है। देखिए, प्रेस के ऊपर जो पश्चिमी देश की डेमोक्रेसीज हैं उनके ऊपर भी, वहां भी ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। ट्रंप का जिस तरीके का व्यवहार था न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और CNN के प्रति, वो हम सब देख रहे थे। लेकिन ट्रंप ने कोई FBI नहीं लगा दी उनके न्यूयॉर्क टाइम्स के पीछे, या वॉशिंगटन पोस्ट के पीछे कोई वहां का इनकम टैक्स नहीं लगा दिया उसने, या कोई फेडरल पुलिस नहीं लगा दी। तो ये एक बड़ा जो परिवर्तन हमारे देश में है वो ये है कि खासकर मोदी सरकार के आने के पहले, देखिए इमरजेंसी में ये सब होता था। इमरजेंसी में इंडियन एक्सप्रेस की बिजली काटी गई, पानी काटा गया, पानी कनेक्शन काटा गया, दुनिया भर के, और एक सेंसर का अफसर होता था जो खबरों को देखता था और फिर पास करता था। लेकिन ये डेमोक्रेसी के रहते अब कोई घोषित इमरजेंसी नहीं है। लेकिन घोषित इमरजेंसी, जो अघोषित इमरजेंसी है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक इसलिए दिख रही है कि एक तरफ तो आपने मीडिया के बड़े सेक्शन को प्रभावित कर रखा है, डरा के, धमका के, या उनके मालिकों को बेतहाशा फायदे पहुंचवाकर आपने उनको इन्फ्लुएंस कर रखा है। और वो एक बड़ा सेक्शन मीडिया का, खासकर ब्रॉडकास्ट मीडिया, जो बिल्कुल एकदम एक पार्टी ऑर्गन की तरह, बीजेपी के पार्टी ऑर्गन की तरीके से काम कर रहा है। और दूसरा कि जो थोड़ा बहुत भी इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो कि मूलतः डिजिटल है, एक आध दो अखबार गिने चुने जो अच्छा काम कर रहे हैं, मूलतः ये डिजिटल है। अब उसके ऊपर भी इतना शिकंजा, तो इसका मतलब है कि सरकार बहुत संवेदनशील है अपनी आलोचना को लेकर, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है प्रेस की आजादी को लेकर, इंटरनेशनल एजेंसीज कह सकती है। जब हम आप बात कर रहे हैं तो 180 देशों के इंडेक्स में प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 142वां है, और ये लगातार मोदी सरकार के आने के बाद बढ़ रहा है। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि जब आप दुनिया के बाकी मुल्कों में जाते हैं तो भारत की एक पहचान जो है वो एक लोकतांत्रिक देश में होती है। अभी हाल फिलहाल देखिए, जब अमेरिका के विदेश मंत्री यहाँ आए तो उनका जो प्रेस कम्युनिके आया, उसमें भी आप देखिए कि वो बार बार इन्फोसिस करते हैं शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज हम कहाँ से इसको, इस ब्रांड को हम कैसे दुनिया में ले जाएंगे, जब हम कश्मीर में तमाम तरीके का दमन करेंगे, अखबार वालों पे, न्यूज लॉन्ड्री पे इनकम टैक्स भेजेंगे, भास्कर पे इनकम टैक्स भेजेंगे, राणा अयूब पे मुकदमे कराएंगे, सिद्दीक कप्पन को जो है वो NSA लगा के जेल में भेज देंगे। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है भारत के लोकतंत्र के लिए। मेघनाद और शार्दुल भी हैं। ये जो घटनाएं चल रही हैं मेघनाद, एक तरह से सरकार ने पूरा खोल रखा है, घोड़ा खोल दिया है अपने सारे। मतलब जिस तरह से हर्षमंदर की बात की जाए, हर्षमंदर का जो कामकाज है
बच्चों के लिए काम करना, और ये उनके ऑफिस, उनके दफ्तर पे, उनके घर पर, और जो उनका एक शेल्टर था बच्चों का, वहां पर, उन सब जगहों पर एक साथ ईडी ने छापा मारा। ये सब मैसेज बहुत साफ है। एक तो डराने की जो बात कही जाती है कि आपको डरा दिया जाएगा, और में दूसरा प्रशांत जी ने इशारा किया कि जैसे हम लोग, हमारे जैसे संस्थान है जो क्राउड फंडेड हैं, तो वहां पर अगर किसी एक भी सब्सक्राइबर को मेल के जरिए ही या फोन के जरिए ही इस तरह का मैसेज दे दिया जाए कि आपने इनको 300 रुपए महीने का दिया या 3,000 रुपए एक साल का दिया, कैसे दिया, कहाँ से दिया, पैसा कैसे आया, तो उसको डराने के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है। उसको डराने के लिए व्यक्तिगत तौर पर, संस्थान के तौर पर हमें इस तरह से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो बैलेंस शीट है क्लीन है। फिर भी, और हमारे साथ डर की बात इसलिए भी है, तमाम जब मैं हमारे कह रहा हूं तो मेरा मतलब है कि तमाम संस्थानों के साथ, उनके साथ डर की स्थिति इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि डर तब तक होता है जब तक कि आपने रेड नहीं मारी होती है, जब तक छापा नहीं पड़ा है, जब तक कार्रवाई नहीं हुई है, तब तक डर रहता है कि क्या होंगे नतीजे। और एक बार जब आपने वो कर दिया तब डर नहीं रहता, तब डर खत्म हो जाता है। बेसिकली वो उसके बाद की चीज है। तो ये डर खत्म हो गया है एक तरह से लोगों का। तो पत्रकारिता में जो लोग बचे हुए हैं, जिनका जिक्र प्रशांत जी कर रहे हैं कि कुछ बचे हुए लोग हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मीडिया पूरी तरह से सरकार की जेब में है आज की तारीख में, बहुत सारे बड़े अखबार सरकार की जेब में है, तो वहां से उनको कोई चैलेंज नहीं है। ले देकर चैलेंज इनको डिजिटल मीडिया से है, चाहे वो आईटी रूल्स के रूप में आ रहे हो, सरकार का डर आ रहा हो, चाहे वो इनके रूप में आ रहा हो, इस तरह से छापे और रेड और इस तरह की चीजों के रूप में आ रहा हो। तो वो जो डर की बात है, वो उसके लिहाज से क्या हो सकता है, मतलब सरकार की कार्रवाई क्या, मतलब केवल डराकर हमारे सब्सक्राइबर्स को दूर कर देना हमसे, ये एक रणनीति हो सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा। एक एक्चुअली मैं श्रोताओं को भी बताना चाहूँगा और सब्सक्राइबर्स को भी बताना चाहूँगा कि न्यूज़ लॉन्ड्री वैसे कोई आपका डेटा स्टोर नहीं करती है, मतलब आपका कोई लोकेशन ये वो कुछ नहीं स्टोर करती है। हम बस आपका ईमेल एड्रेस रखते हैं आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। एक और चीज़ ये है कि न्यूज़ लॉन्ड्री जो है उसका मॉडल बहुत अलग है। जैसे अतुल सर ने भी कहा कि जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है वो ऐड पे चलता है, और ऐड पे चलने वाले मीडिया को कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। जैसे हमने देखा पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ के गवर्नमेंट ने एक ऐड डाला था इंडियन एक्सप्रेस में। वहाँ पर उन्होंने कोलकाता का एक इमेज यूज़ कर लिया था, और इंडियन एक्सप्रेस ने एक अपॉलॉजी जारी कर दी कि हमारे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट से गलती हो गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है वो एक प्रेशर की तरीके से भी किया गया था, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस को भी आखिर ऐड चाहिए। अब इलेक्शन आ रहा है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज से ऐड जाएंगे, उनको इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है। पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक थोड़ा सा अलग मॉडल है, जो कि हम श्रोताओं के बल पे चलते हैं, हम उनके दिए हुए पैसों पे चलते हैं, और जितने हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा और उतना ही हमारा काम भी बढ़ेगा। तो हमको वैसे कोई डरने की ज़रूरत भी नहीं है। और आपने देखा होगा कि जैसे दैनिक भास्कर पे भी जो छापे पड़े या फिर न्यूज़ क्लिक पे भी छापे पड़े, तो वो सब क्रिटिकल जर्नलिज्म कर रहे थे, जैसे कि प्रशांत जी ने बोला था। अब मैं कुछ फिगर्स एक्चुअली आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि आप देखिए ये तो मतलब सालों से हो रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी को या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको डिसेंटर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, वेपनाइज किया जाता है। सीबीआई को केज्ड पैरेट भी बोला गया था। तो इसी में मैंने कुछ डेटा निकाला था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2010 से लेके 2020 तक कितने केसेस प्रोसिक्यूशन के स्टेज पर आ गए हैं और कितने कन्विक्शंस निकले हैं। तो मैं पहले आपको 2010 की फिगर बताऊंगा। 2010 में 244 केसेस प्रोसिक्यूशन के लॉन्च हो गया था उस पर कन्विक्शन हुआ था 51 केसेस में, ठीक है। फिर मैं 2014 में आता हूँ, जहाँ पर 669 केसेस प्रोसिक्यूशन में गए थे, कन्विक्शन हुए थे 34 केसेस,
ठीक है। और अगर आप पिछला ही साल देख ले, और उसके बाद बहुत बड़ा एस्केलेशन हुआ है, मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जो केसेस प्रोसिक्यूशन में गए थे वो 2017-18 में गए थे, जो कि इलेक्शंस के बिल्कुल पहले थे। 4527 केसेस गए थे, पर उसमें से कन्विक्शंस बस 68 थे। मतलब 1.5% का कन्विक्शन रेट था उसमें। आप ये और समझ अभी सकते हैं, मतलब ये आंकड़ों से समझ में आता है कि किस तरह से हथियार के तौर पर लॉ मशीनरी को और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। और पिछले साल का देख ले तो बस 3% कन्विक्शन रेट है। तो आप देखिए कि ओवरऑल अगर आप डेटा देखेंगे तो एक तो ये छापेमारी होती रहती है, ये सर्वे जो कोट अनकोट बोलते हैं, जो कि सेक्शन 133 के अंडर होता है, वो होता रहता है। मुझे लगता है ये इंटिमिडेशन टैक्टिक की तरह करते हैं। पर एक और चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर जो 133 के अंडर जो सर्वे हुआ, वहाँ पर अब हमको दिन भर वहाँ पर बिठा कर रखा, अभिनंदन को इतने पूछताछ कर दी, तो एक दिन तो वेस्ट कर दिया। पर अब होगा क्या कि वो लोग हमको पेपर पे पेपर मांगते जाएंगे, जवाब पे जवाब मांगते जाएंगे। वो बोलेंगे कि आपने 3 साल पहले ये पेमेंट किसको किया था, क्यों किया था, तो उसका हमको रिकॉर्ड दिखाइए। या तो हमारी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो पूरा उसके पीछे पड़ जाएगा कि जो भी उनके क्वेरीज है, जो भी उनके क्वेश्चंस है, वो आंसर करते रहे। वो उनको एक एडिशनल हम पे एक रिसोर्स बर्डन आ जाए, ताकि हमारी जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक थोड़ा सा एक चिलिंग इफेक्ट टाइप हो जाए। अब जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे टाइम्स ग्रुप वगैरह होगा, उनके पास इतने रिसोर्सेस है, तो वो एक डिपार्टमेंट ही खड़ा कर देंगे कि तुम लोग झेलो इन लोगों को, या फिर लॉयर्स को पैसे दे देंगे कि तुम लोग झेलो इनको। पर हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जब ये ऐसे कुछ होता है तो एक बहुत बड़ा रीडायरेक्शन हो जाता है रिसोर्सेस का, और उसका भी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। तो ये काफ़ी एंगल्स से देखा जाए तो वैसे है। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब से ये सर्वे हुआ है तब से हमारे सब्सक्रिप्शंस भी बढ़ गए हैं काफ़ी। अभिनंदन ने भी उस पर ट्वीट किया है। काफ़ी लोग नए जुड़ रहे हैं हमसे, सब्सक्राइबर्स, क्योंकि उनको भी अब पता चल रहा है कि हम किस तरीके का जर्नलिज्म करते हैं। और इसकी वजह से हम आपको और ज़्यादा खबरें लेके आएंगे, और ज़्यादा हम आपके लिए काम करेंगे। ठीक बात। बस यहाँ पर एक और लाइन मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था, जो हमारे सब्सक्राइबर्स की जानकारी के लिए, कि जो ये सब्सक्राइबर्स की इंफॉर्मेशन का मसला है, की जो चिंता है, वो इसलिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेवॉल के पीछे जो सारा इंफॉर्मेशन होती है या जो जानकारियां होती हैं वो इनक्रिप्टेड जानकारियां हैं। मसलन वो आपके अकाउंट की जानकारी किसी को, इवन न्यूज लॉन्ड्री को भी नहीं है। आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी, आपके अकाउंट की जानकारी, आपके पेमेंट की डिटेल, ये किसी को नहीं पता होता है, ना किसी को ये जानकारियां मिल सकती हैं। ये जानकारियां हम अपने लेवल पर जो स्टोर करते हैं डाटा, वो आपका ईमेल आईडी होता है, और ईमेल आईडी भी हमारे पास जो है वो पिछले 10 सालों का, मतलब 2012 ऑनवर्ड है, 9-10 सालों का है। तो वो एक 30-40 हजार ईमेल आईडी का पूरा डाटा है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, सब्सक्राइबर आए गए, तो वो एक पूरा पूल है। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा उस तरह से डेटा को लेकर चिंता करने की किसी सब्सक्राइबर को जरूरत नहीं है। शार्दुल, ये जो पूरा प्रकरण हुआ और जिस तरह से डराने धमकाने की एक पूरी पिछले एक हफ्ते में बाढ़ सी दिख रही है अलग अलग तरीके से लोगों को, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए अतुल जी, काफ़ी सारी बातें तो आप लोगों ने कह ही दी, और लेकिन एक चीज़ जो बहुत जग जाहिर है, लेकिन तब भी हमने अभी मेंशन नहीं की, कि ये सर्वे हमेशा विरोधी या आलोचकों पर ही होते हैं। मैं ये मानने को तैयार हूं कि हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ी हो, हमें पता है कि हम गड़बड़ी नहीं कर रहे, पर 1 मिनट के लिए अगर हम मान भी ले कि गड़बड़ी हो रही है, तो गड़बड़ी तो भारत का तंत्र ऐसा है, आपको अधिकतर कंपनियों में मिल जाएगी। बड़े मीडिया का तो ये भी है कि अधिकतर बड़े मीडिया ग्रुप बिजनेस ग्रुप भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल मीडिया में है। तो ये केवल होता तभी है जब या तो सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करता है। हमने जैसे भास्कर पर चर्चा करी थी, याद होगा हम सभी को, जी। कुछ महीने पहले। भास्कर की छवि जो है वो सरकार के साथ ज्यादा सींग बढ़ाने वाली नहीं है, तालमेल बिठाकर चलने की। हाँ, वो थोड़ा तालमेल बिठाकर ही चलते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। लेकिन जब उन्होंने कोविड की दूसरी लहर में रिपोर्टिंग की, तो उसके बाद छापे पड़े
जो छापे पड़े उसमें जो तथ्य आए वो बहुत पुराने थे, क्या सरकार को उसका पहले पता नहीं था? हाँ, अच्छा, सही बात। दूसरी चीज, जैसा अतुल जी ने अभी किया था कि बहुत से लोग ये कहते हैं भाई अगर आप गलत नहीं हो तो डरना क्यों? हम्म, ये तर्क आधारहीन है। वो हाँ, इसलिए बिल्कुल। क्योंकि प्रशासन बाध्य है नियमों से चलने के लिए। आप ऐसे ही आर्बिटरी तौर पे कुछ नहीं कर सकते। और ये जो आईटी की 133A के तहत रेड हुई थी, इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है कि आप सनसेट के बाद जारी नहीं रख सकते अपनी सरकार, आवर्स में होना चाहिए, और इन लोगों ने आधी रात तक रोके रखा। जी। और ये थोड़ा सा अतुल सर, ये एक्चुअली थोड़ा सा ग्रे एरिया, मैं भी इसके बारे में पढ़ रहा तो था। कुछ चीजें हैं, मतलब एक तो एक्सेप्शनल केस, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है, मैं तो आप एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, ये होने के बाद मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा कि भाई चक्कर क्या है, हमारे राइट्स हैं क्या क्या। हम्म, और मैंने ही नहीं, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ कुछ स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट टाइप है ही नहीं कि जब छापा पड़ेगा तो ये व्यक्ति कर मतलब सकते। अपने हिसाब से मनमाना वो उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, डिफाइन कर देंगे। जैसे कि हमारे यहाँ कहा गया आप अपने लॉयर से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, हाँ, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है। तो नहीं, यानी actually- हर चीज आर्बिटरी जैसी है। एक और शार्दुल मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एक जो मैंने पहले भी बोला कि अभिनंदन ने पूछा कि लॉयर से बात कर सकते हैं क्या, तो ये अलाउड नहीं है सेक्शन के अंडर 133 और 132 के अच्छा। अंडर भी, क्योंकि आई मीन लॉजिकली अगर आप सोचे कि कोई अगर इनकम टैक्स वाले आए हैं और आप अलाउ कर देंगे से सीए से या लॉयर से बात करने के लिए, तो ये एक चांस होता है कि वो कुछ एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट? तो इसीलिए आई मीन लॉजिकली ठीक है, पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये 2017 में एक इनकम टैक्स रूल्स में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि जब आप छापे मतलब सर्च एंड सीजर करते हैं, जो कि 132 के अंडर करते हैं, तो आपको एक रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, मतलब एक सॉलिड रैशनल होना चाहिए कि जिसके वजह से आप वो एक वारंट इशू करके छापे कर रहे हैं। पर अमेंडमेंट ये कहता है कि अब आपको जो इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको ये रिवील करने की ज़रूरत नहीं था कि क्या रीज़न था। हाँ। तो अगर आप आईटैट के पास गए, जो ट्राइब्यूनल है उनके पास गए, तो ट्राइब्यूनल भी नहीं पूछ सकता उनसे कि क्यों आपने छापे पड़े। हाँ, तो आपको हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट को भी वो एक सील्ड एनवलप में बता देंगे कि क्या रीज़न है, और फिर हाई कोर्ट बोलेगा कि अच्छा ठीक है, शायद ठीक ही होगा। उनको भी कोई ओपिनियन देने का राइट नहीं है उस पर। जी, तो मुझे आप याद आ सोचिए, रहा है, हाँ मुझे याद आ रहा है उन्होंने किया था कि जजेस भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बिल्कुल, छापे के लिए, बिल्कुल। कुछ ऐसे। तो- एक आखिरी बात, हाँ। फिर मेघनाथ बोलेंगे। मेघनाथ ने इतने तथ्य दिए, तो उसके पीछे का विचार जो मेरी समझ से मैं बताता हूँ। ये सत्ता देखिए कितनी सारी है इस समय कौन है हिंदुस्तान में सत्ता में, पावरफुल कौन है, सबको पता है। पर सत्ता सब चीज़ों के साथ एक नशा भी होती है। आप ये देखिए, इतनी अभूतपूर्व सत्ता लोगों ने अपने समर्थन से दी, प्रेम से दी, किसी भी वजह से दी, उसका इस्तेमाल छोटी से छोटी आवाज़ों को दबाने में हो रहा है। और आप ये देखिए, इससे पता चलता है कि तानाशाही प्रवृत्ति मूलतः कायर होती है। इतनी अभूतपूर्व सत्ता का इस्तेमाल छोटी छोटी आवाज़ों को दबाने में कर देने का एक ही मतलब है कि या तो उन्हें फंसा दीजिए, या जैसा मेघनाथ ने अभी कहा पेपर वर्क में, आप उन्हें पंगु बना दीजिए। आप क्योंकि उलझा बड़े दीजिए। बड़े तो आपकी जेब में विज्ञापनों से हैं ही। एक और इसमें गड़बड़ी है जिसकी तरफ मैं चाह रहा हूँ कि एक बार प्रशांत जी से भी जवाब लिया जाए। एक और गड़बड़ी जो सामने आई वो ये थी कि जो डाटा लिए गए, उन्होंने पूरी तरह से कंप्यूटर और मोबाइल के डाटा कॉपी किए, जबकि उनको ये जो क्लॉज है या जो ये जिस रूल के तहत वो लोग आए थे उसमें केवल रेलेवेंट डाटा ही चाहिए। उनको बताना पड़ेगा कि इससे संबंधित क्या चीज है, वो आप ले सकते हैं। इन लोगों ने पूरी तरह से, अब उसके बड़े खतरे हैं। व्यक्तिगत बातचीत में आप मेरे सारे डाटा लेके जा रहे हैं, और इन एजेंसियों की बात का, इनकी कोई भी एजेंसी, सरकारी एजेंसियों के हिसाब किताब का, क्योंकि हम लोग बतौर जर्नलिस्ट जानते हैं, कोई भरोसा नहीं कर सकते कि आप इसका ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह से लीक करके किसको बदनाम करने के लिए, किसको चोट पहुंचाने के लिए किया जाएगा। आप इस पर कतई भरोसा नहीं कर सकते। इसके बावजूद वहां पर उस रूल को फ्लॉ किया गया, उसका मिसयूज करके सारे डाटा लिए गए। प्राइवेसी के तहत ये जो राइट टू प्राइवेसी है उसका पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। जिन डाटा की जरूरत नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसको भी लिया गया। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। प्रशांत जी, मेघनाथ और शार्दुल से आखिरी टिप्पणी इस विषय पर, फिर हम अगले विषय पर जाएंगे। सबसे पहले प्रशांत जी। ऐसा है अतुल कि ये तो देखिए टेक्निकलिटीज हैं कि लॉयर एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
डेटा जो ले गए हैं, देखिए अब जब हम बात कर रहे हैं तो पेगासस हो चुका है। जी जी। पेगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सरकार वहां पे ठीक ठाक जवाब नहीं दे रही है, लेकिन पूरी तरीके से इंडिकेशन है कि ये पेगासस का, इसमें कोई डिनायल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल फोरेंसिक एजेंसीज ने उसकी जांच की है, एमनेस्टी की फोरेंसिक एजेंसीज ने जांच की है, और भारतीय एक्टिविस्ट और पत्रकारों की, जजेस की, किसको नहीं छोड़ा। और पेगासस पे भी आप देखिए कि जिसकी चर्चा शार्दुल कर रहे थे कि सारे उन लोगों के फोन टैप हुए या हैक किए गए इलीगली, जो कि क्रिटिकल व्यू रखते हैं सरकार के प्रति। हाँ। तो ये पेगासस वाली सरकार है, क्योंकि पेगासस की जो कंपनी एनएसओ वो बार बार कह चुकी, उनकी वेबसाइट में है ये बात कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को देते हैं, और सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में नॉन कमिटल है कि उसने नहीं किया। तो अगर वो नहीं किया तो किया जी। एक तो ये बात। दूसरी चीज की देखिए, जो ये इंटेंट है इनकम टैक्स की रेड का, जिस तरीके से ईडी, जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इंटेंट जो है वो डिसेंट को दबाने के लिए है। इंटेंट जो है वो संवैधानिक जो अधिकार है भारतीय नागरिक के, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी भारतीय नागरिक के, आर्टिकल 19(1)(a) सभी भारतीय नागरिकों को बोलने की आजादी का अधिकार देता है, केवल मीडिया को नहीं देता है। तो इंटेंट जो है वो वॉइस, इंडिपेंडेंट वॉइसेस को सप्रेस करने का है। और इनकम टैक्स, देखिए इनकम टैक्स तो जब आएगा आपके यहाँ और आपका डेटा सारा ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किन किन चीजों पे आपको फिक्स कर सकते हैं। उसके पास अनलिमिटेड एक्सेस आपके डेटा का मिल गया है। एक छोटी सी बात ये समझिए कि एक पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस अगर आपकी गाड़ी को रोकता है और आपके पास आरसी है, आपके पास इंश्योरेंस है, आपका पोल्यूशन चेक है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट है, आपकी गाड़ी रनिंग कंडीशन में है, एनओसी पे है, उसके बाद भी उसके पास 50 कारण होंगे कि अगर वो चाहेगा तो चालान कर देगा, चालान काट देगा। बिल्कुल ठीक बात। यानी अगर आपकी कार में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, या उस फर्स्ट एड बॉक्स में एंटीसेप्टिक ट्यूब नहीं है, तो भी वो चालान कर सकता है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। तो इनकम टैक्स जब आएगा तो वो तो 50 चीजें वो आपके यहाँ से ले गए हैं, और बहुत इनोसेंट मिस्टेक होती हैं। हाँ। हम आप भी बाजार से जितनी चीजें खरीदते हैं हर एक का बिल नहीं लेते हैं, अपने सारे खर्चों का कोई कागज कलम लेके हिसाब नहीं लगते। कल को इनकम टैक्स हमारे पास आ जाए तो हम नहीं बता पाएंगे कि सब्जी हमने कहाँ से खरीदी थी, या ये कमीज कहाँ से खरीदी थी, या मोबाइल फोन किस दुकान से खरीदा था आखिरी बार, उसकी रसीद कहाँ है। तो ये जो पूरा इंटेंट है वो बहुत खतरनाक है। और देखिए अतुल, आपने उन सरकारों में भी पत्रकारिता की है जो मोदी सरकार के पहले भी पत्रकारिता हो रही थी ना। बिल्कुल। और मेरी सारी जो जर्नलिस्टिक करियर है वो कॉर्पोरेट मीडिया में बीता है। जी। उसी एडवर्टाइजिंग मॉडल में जिसकी चर्चा जो है अभी हो रही थी, जी मेघनाथ कर रहे थे, उसी कॉर्पोरेट मॉडल में मेरे पास बतौर संपादक कई बार यूपीए सरकार के दौरान भी, दूसरी सरकारों के दौरान भी कई बार ऐतराज आते थे। नोटिस भी आती थी, आईएनबी मिनिस्ट्री की एडवाइजरी भी आती थी, लेकिन इनकम टैक्स नहीं आया कभी। ठीक बात। ईडी नहीं आया कभी। तो ये एक तब्दीली आई है कि गवर्नमेंट एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल करके ये बिल्कुल जो है ये कायरतापूर्ण काम है। और मैंने इतने प्रधानमंत्री देखे अपनी पत्रकारिता जीवन में, मुझे इतना डरपोक प्रधानमंत्री ने दिखाई दिया कि जो इतनी छोटी छोटी बात पे भी जो है इतना डरता हो, और उसको न्यूज लॉन्ड्री जैसी ऑर्गेनाइजेशन से, या द वायर जैसी ऑर्गेनाइजेशन से, या हर्ष मंदर से, या एक फिल्म एक्टर या टीवी एक्टर सोनू सूद से उसको परेशानी हो जाए। और ये बिल्कुल मानिए कि ये कोई इनकम टैक्स ऑफिसर को, उनके इंस्पेक्टर को कोई कहीं से ऐलान नहीं हो गया, कोई आकाशवाणी नहीं हो गई कि उनको न्यूज लॉन्ड्री में जाना है।
न्यूज लॉन्ड्री में वो आए इसलिए क्योंकि आपने राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के लगातार खुलासे किए, कागजों के साथ किए, और उत्तर प्रदेश चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो जो न्यूज लॉन्ड्री ने घोटाले का एक्सपोजे किया है वो उनके खिलाफ काम करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए आए हैं वो। कोई इनकम टैक्स अफसर को नहीं दिखाई दे गया, कोई विसिल ब्लोअर ने नहीं आप बता दिया जाके वहां पे कि न्यूज लॉन्ड्री में बड़े घोटाले हो रहे हैं। ठीक बात। मेघनाथ, हाँ, मैं ना जो मंशा है वो सेंसरशिप है, आवाज दबाना है। और आपने न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी पत्रकारिता के जरिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्लैंक उनसे छीन लिया कि जिसकी पॉलिटिक्स करते करते आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी दूसरी बार जीती है और संख्या 2 से आज यहाँ तक पहुंचे हैं। वो राम मंदिर का मुद्दा, उस राम मंदिर के मुद्दे पे जमीन के घोटाले का कागज समेत खुलासा करके आपने इनके गुब्बारे में सुई चुभा दी। ठीक बात। एक इनकम टैक्स इसलिए आया है। जी, मैं प्रशांत जी ने जो कहा उस पे एक और चीज़ एक्चुअली जोड़ना चाहूँगा कि थोड़ा सा ना पैरानोइया दिखता है। जैसे पेगासस का मेंशन किया तो उनके भी 2 मिनिस्टर्स थे, उन पर ही उन्होंने पेगासस मतलब उनके फ़ोन पे उनका नंबर था। yes. और जो हमारे आईटी मिनिस्टर अभी है वो गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे थे पार्लियामेंट में, और तब एक स्टोरी रिलीज हुई कि उनके भी फ़ोन में पेगासस हो सकता है पोटेंशियली। तो मतलब ये नहीं कि बस डिसेंटर्स के खिलाफ ही वो लोग सर्वेलेंस कर रहे हैं या फिर ये, पर एक पैरानोइया दिखाई दे रहा है। और ये अथॉरिटेरियन रेजिम्स में होता ही है कि थोड़ा सा जो जितना पावर आ जाता है उतना ही डर रहता है कि वो छूट ना जाए। तो वो हर आदमी के पीछे एक जासूस लगा रहता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा पेगासस के मामले में कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी लास्ट वीक, जिसमें सेंटर को एक एफिडेविट देना था कि आपने, एक सिंपल सवाल है कि आपने पेगासस इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो उन्होंने वो एफिडेविट फाइल नहीं किया और ऊपर से बार बार वही वो रिपीट करते कि कोई अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस हुआ नहीं है, पर ये आंसर नहीं कर रहे कि पेगासस यूज़ किया नहीं किया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जर्मनी में गवर्नमेंट ने रिवील किया है कि उनकी पुलिस ने खरीदा था पेगासस। तो हर जो कंट्री का नाम आया है वहाँ पे गवर्नमेंट एडमिट करे जा रही है कि हमने लिया था, और हमारी सरकार ये है कि वो एक सिंपल हाँ या ना में जवाब भी नहीं दे रही। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तक एक बहुत घटिया और सड़क छाप तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आप पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बताएंगे? बिल्कुल मत बताइए, आप पार्लियामेंट को तो बता, पार्लियामेंट सॉवरिन है। बिल्कुल, पब्लिक मनी से आप कोई चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो अनऑडिटेड चला जाएगा किसी डेमोक्रेसी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप सर्वे की फिर से बात करेंगे तो एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा हुआ था। हम ऊपर बैठे थे और बेसिकली वो लोग हमारे फ़ोन के पीछे स्टिकर चिपका रहे थे कि किस किस का फ़ोन है। और फिर एक मोमेंट आया जब उन्होंने बोला कि फ़ोन का पासवर्ड बताइए। तो हमने बोला हम क्यों बताए भैया, हमारा पर्सनल फ़ोन है, हम क्यों बताए? तो बोले नहीं बताना पड़ेगा। तो बोले कि नहीं बताएंगे, मतलब आप हमें एक तो नोटिस लिख के दीजिए पेपर पे कि आप क्यों मेरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और फिर क्यों मेरा ये कर रहे हैं, तो उसके अलावा मैं कोई पासवर्ड देने नहीं वाला हूँ। फिर उन्होंने थोड़ा सा बुली करने की कोशिश की, और हमारी एक प्रोड्यूसर है तहरीम जो यहाँ पर अभी बैठी है, वो मुंडी हिला रही है, वो उसको उसका लैपटॉप खोलने बोला और बोले कि मुझे चेक करना है। अच्छा, ये जानकारी हम दे दें कि तहरीम ने बस ज्वाइन ही किया था, अभी जस्ट 4 दिन पहले ज्वाइन किया था। और तहरीम बोल रही थी कि मैंने 4 दिन पहले ज्वाइन किया, मेरे यहाँ पे क्या ही होगा, मेरा पर्सनल लैपटॉप है, मेरे सिस्टर का लैपटॉप है। तो वो बोले नहीं हमको देखना है। तो अग्रीमेंट ये हुआ कि वो एक लेडी ऑफिसर रहेगी उनके पास और तहरीम ऑपरेट करेगी कंप्यूटर। तो वो लेडी ऑफिसर ने उनको बोला कि जाओ विंडोज सर्च पे जाओ, वहाँ पर सर्च करो अकाउंट्स, वहाँ पर सर्च करो बिल्स, वहाँ पर सर्च करो अमाउंट, और फिर मतलब वो जो भी फाइल आ रहे थे बोले ये खोल के दिखाओ, ये क्या है। तो आप सोचिए कि मतलब इस हद तक वो सर्चिंग कर रहे थे कि उनको कुछ ना कुछ मिल जाए। फिर वो लेके आए थे वो। हाँ, एक और मजेदार वाकया हुआ। हम
नीचे जहाँ पे अभी बैठे हैं, जैसे आप अगर टिप्पणी देखते होंगे और संसद वॉच देखते होंगे तो आपको दिखता होगा कि हमारा एक साउंड प्रूफिंग बैकग्राउंड है जहाँ पर स्टूडियो में। तो वो लोग नीचे आए और इसे खुदेड़ने लगे कि इसके पीछे क्या है। तो वो एक उनके सीनियर ऑफिसर आए और बोले कि ये क्या कर रहे हो? बोले कि इसके पीछे क्या है देखना है। बोले दीवार है, कुछ नहीं है वहां पे, हम क्या पैसे छुपा के रखेंगे सब्सक्राइबर का यहाँ पे? मतलब क्या चालू क्या है एग्जैक्टली? तो उन्होंने वो खुदेड़ खुदेड़ के वहां पर पूरा कचरा करके रखा था। और आप सोचिए कि मतलब इनकम टैक्स के लोग 8 लोग आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा दिन बिता के चले गए। तो एक तरीके से उनका भी पूरा दिन वेस्ट ही हुआ यहाँ पर आकर, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी आके अभिनंदन को 12 बजे बिठा के उन्होंने यही क्वेश्चंस पूछे थे। पूरे हम कोऑपरेट करके उनको अकाउंट बुक्स दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं, हम उनको पार्टनरशिप डिटेल्स दे चुके हैं, FCRA लाइसेंसेस दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं। और उसके पहले भी आए थे तभी भी वही दे चुके हैं। तो फिर ये बाद में आके सर्वे करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो सवाल उठता ही है। और फिर ना ही सर्वे करने की, पर एक सोशल स्टिग्मा भी हो जाता है। जैसे जैसे न्यूज़ ने जब रिपोर्ट करना शुरू किया तो मेरे कितने रिलेटिव्स हैं जो बोलना चाहिए RSS के सिंपथाइजर्स है, उन्होंने तो बेसिकली मुझे मैसेज करके बोल दिया कि हाँ ये तो होना ही था तुम्हारे साथ, हाँ ये तो होना ही था। तो मैंने बोला कि भैया मतलब कुछ प्रूव नहीं हुआ है कोर्ट में, हमने कुछ गलत किया नहीं है। है ना कि भाई आपके घर पुलिस पहुंच गई तो आप अपराधी हैं। एग्जैक्टली। आपके घर इनकम टैक्स वाला चला गया तो आपने चोरी किया है। ये कुछ चीजें हैं जो सोशल स्टिग्मा है कि आपके बारे में लोग मतलब बाय डिफॉल्ट बना लेते हैं कि उनको इससे मतलब नहीं है, उसकी बारीकियों का अंदाजा नहीं है उनके दिमाग में। और ऐसे लोगों को मैसेज देने के लिए भी ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। बिल्कुल। और मतलब जो लोग सालों से बात नहीं किए मेरे से, वो एकदम सडनली मैसेज कर करके बोलने लगे कि मतलब अरे रेड पड़ गया, ये वो व्हाटएवर। तो सोशल स्टिग्मा जो है वो काफ़ी होता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये भी एक टैक्टिक ही है। मतलब आप एक तरीके से गवर्नमेंट का भी प्रेशर बना रहे और सोसाइटी का भी प्रेशर आप पर बना रहे कि आप एक भी छोटी सी भी कुछ भी गलती कर दे तो कूद कर वो आप पर टूट पड़ेंगे और बोलेंगे कि आप चोर हैं। शार्दुल, आपकी आखिरी टिप्पणी, इसके बाद हम दूसरे विषय पर बढ़ेंगे। जी, उसके बाद गुजरात चलेंगे। पर बहुत ही छोटी छोटी 2 टिप्पणियां। पहला, जो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा वाली बात, सरकार का जो कोर्ट में जवाब है, मजे की बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ेगी कोर्ट के सवाल का जवाब देने से। ऐसा नहीं वो जानकारी मांग रहे हैं, कोर्ट कह रहा है आप सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो कह रहे नहीं, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो श्रोता अपने आप उसका मतलब निकालें कि क्या तर्क है इसका। एक आखिरी बात कि निजता का अधिकार, जो अभिनंदन का तो पूरी तरह से खनन हुआ, लेकिन औरों की भी कोशिश हो रही थी, जैसा अभी मेघनाद ने आपको बताया। सरकार, अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले तक ये मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के नागरिकों को निजता का कोई अधिकार है। कोर्ट ने वो दे दिया, पर सरकार की अभी आदत में नहीं आया। तो आप देखिए, सर्वे करने आए थे, व्यवहार छापे वाला था, तो आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं था। और शार्दुल, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जब भी हम बोलते थे कि हमारी राइट टू प्राइवेसी है, आप नहीं कर सकते, तो वो एक ने तो बोल भी दिया कि सरकार आई है तो यहाँ का जो भी डेटा है वो अब हमारा है। बोले अरे ये क्या मतलब हुआ? मतलब जो अपने को सरकार बता रहा था, बताइए। मैं ये कह रहा था कि सरकार अभी उस आदत में नहीं आई है। तो हमें अब सबको अपने अपने निजता के अधिकार के लिए दूसरे के लिए भी खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन सभी का नंबर आ जाएगा। हाँ, ठीक बात है। मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प और सारी जानकारियां और सारी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी, फर्स्ट पर्सन अकाउंट भी आपके सामने आ गया मेघनाद के जरिए, और इसके तमाम पहलू की किस तरह से ये मीडिया के को जो डराने, धमकाने और हड़काने की एक पूरी कोशिश चल रही है, उसका ये एक नमूना था। और वो अभी जारी है, चाहे वो सोनू सूद के मामले में देखें आप, चाहे हर्षमंदर के मामले में देखें, इससे पहले भी अनुराग कश्यप से लेके और तापसी पन्नू से लेके, तो जो भी थोड़ा सा इनकी वाली पटरी से अलग अपनी पटरी पे जाना चाहे तो उसके साथ ये सब हो रहा है। यही इस समय का भारत के जो लोकतंत्र का, जिसमें लंदन में बैठकर जो मोदी जी है वो कहते हैं कि ये मेरा कन्विक्शन है कि मोदी की सरकार की आलोचना मीडिया करे, ये कन्विक्शन है। और उस कन्विक्शन का नेक्स्ट स्टेप उन्होंने वहां नहीं बताया था, वो ये था कि जो लोग भी जाएंगे दाएं बाएं उनके साथ उनके यहाँ IT और ED भेजी जाएगी। खैर, तो
एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ गुजरात का। गुजरात में एक झटके में मुख्यमंत्री बदल दिया गया, और इसके साथ ही ये फहरिस्त थोड़ी लंबी हो गई। कर्नाटक में बदला गया, उत्तराखंड में बदला गया, अब गुजरात में बदला गया। बुला तो उत्तर प्रदेश के बाबा जी को भी लिया था इन्होंने दिल्ली बीच में एक बार, लेकिन फिर कुछ दूसरा मामला हो गया तो उनको वापस भेज के अच्छा चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये सब चल रहा है। और गुजरात में जो नई चीज हुई है वो ये कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया है। तो मैं इसको दो कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहता हूं। मेघनाथ, आप पार्लियामेंट्री उसको प्रोसीडिंग को और इन सब चीजों को कवर करते रहते हैं थोड़ा सा। प्रशांत जी ने बहुत लंबा करियर पॉलिटिक्स को कवर करते हुए बिताया है पत्रकारिता में। ये जो रणनीति है, क्या ऐसा हो सकता है कि 5 साल तक काम करने के बाद कोई सरकार अपनी लायबिलिटी, अपनी जवाबदेही, अपनी सफलताओं को केवल बिल्डिंग पर रंग रोगन करके मुक्त हो जाए कि मुख्यमंत्री नए आ गया, मंत्री नए आ गए, तो अब इनके लिए जीरो से नई शुरुआत होगी, इसलिए इनको जनता माफ कर दे? ये कोई रणनीति हो सकती है प्रशांत जी? ये रणनीति हो सकती है, लेकिन ये रणनीति पीछे कभी कामयाब नहीं हुई है। ये कांग्रेस ने भी कई बार किया है। आज कांग्रेस कमजोर दिखाई देती, लेकिन जब कांग्रेस अपने शबाब पे थी तो कांग्रेस ने भी इस तरीके के कम पाप नहीं किए हैं मुख्यमंत्रियों को दिल्ली से बदलने का। हाँ। और उसका असर कांग्रेस के पक्ष में एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजों को निपटने में हुआ नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, ये बड़े जोर शोर से मोदी साहब जब विधानसभा के चुनाव में उतरते हैं अपने खास तरीके के नैरेटिव को लेके, चाहे वो दीदी हो या कपड़े से पहचानने वाला, तो एक बात वो बड़ी शिद्दत से कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार से विकास होगा। हाँ। अब हम ये देख रहे हैं कि डबल इंजन में जो पहला इंजन है वो बार बार पटरी से उतरता है राज्यों में। कर्नाटक में उतर गया डबल इंजन का, उत्तराखंड में तो 6 महीने में 2 इंजन पटरी से उतर गए 6 महीने में, और अब गुजरात में पटरी से उतर गया। तो ये डबल इंजन की सरकार में अगर सारे दूसरे इंजन ही खराब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जो है या जवाबदेही पहले इंजन की भी आती है, जो जिसको कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार। तो ये डबल इंजन की सरकार तो लोगों को तय करना है कि वो उसको कितनी गंभीरता से ले। और जैसा आपने कहा कि योगी साहब भी बच गए, उनके ऊपर भी आ गया था पूरा कहर और वो एक अरविंद शर्मा नाम के पूर्व IAS अधिकारी, उनको मंत्री बनाने या उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर विवाद रहा। और ऐसा नहीं है कि वो अभी हमको आग नहीं दिख रही है, लेकिन राख के नीचे आग अभी है। वो चुनाव के परिणाम या चुनाव की प्रोसेस के दौरान वो हमको दिखाई देगा। तो एक तो ये कि डबल इंजन की सरकारों का नारा जो है बड़ा खोखला है। दूसरा कि देखिए, रूपाणी साहब का जो भी कार्यकाल रहा हो, तो वो तो पहली बात कि वो प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर थे, है ना। और दूसरी कि अब उनकी बेटी ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी है, बहुत रोचक फेसबुक पोस्ट लिखी है। और उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि क्या बीजेपी के अंदर मृदुभाषी होना, शालीनता से बात करना सजा है। उन्होंने ये भी लिखा कि क्या केवल चेहरा हमेशा तान के और भ्रिकुटियां हमेशा रहे और नाराज वाली मुद्रा ही नेता की पहचान होगी? हाँ, तो नहीं तो नाराज होने वाली मुद्रा जो सबसे ज्यादा दिखाते थे वो भी बाहर हो गए, रविशंकर प्रसाद भी। तो वो मुझे लगता है कि वो अपरोक्ष रूप से मोदी जी का इशारा है कि हमेशा उनकी भ्रुकुटियां तनी रहती। अब देखिए, वहां पे 2 इश्यूज हैं। एक तो कि उभरता हुआ सितारा गुजरात की पॉलिटिक्स में जो है वो अपना पटेल, हार्दिक पटेल है। अब हार्दिक पटेल काफी युवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है और उनकी जनसभाओं में पिछली बार भी कांग्रेस ने उनको काफी टक्कर दी थी, और तब वो कांग्रेस के बाहर थे, अब वो कांग्रेस के अंदर हैं और वो पटेल कम्युनिटी से आते हैं। पटेल कम्युनिटी लगातार वहां पे जो है वो तो काफी दबदबा है उनका, और दूसरा कि वो तमाम सारी डिमांड को लेकर, आरक्षण जैसी डिमांड को लेकर भी वो आंदोलन कर रहे हैं। तो उसी कड़वा पटेल कम्युनिटी से आते हैं ये मुख्यमंत्री भी, जिससे हार्दिक पटेल आते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये जो जाति वाली जो पॉलिटिक्स है, ये पहली बार बीजेपी को वहां पे जाति वाली पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है जब से केशुभाई पटेल को इन्होंने हटाया और उसके बाद नरेंद्र मोदी आए। तो इसका मतलब है कि बीजेपी का वहां पे इनको जो मैसेज मिल रहे हैं, उनको मैसेज मिल रहे हैं कि भैया हमको अब जाति वाली पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। तो मुझे एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा मजबूत पक्ष दिखाई दे रहा है इस बार बदलाव का, वो बदलाव दिखाई दे रहा है कि पटेल कम्युनिटी को एड्रेस करने का और उनको रिप्रेजेंटेशन देने का मुख्यमंत्री के मार्फत से। ठीक बात। एक और चीज है इसमें, जैसे हम अगर पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो पहली बार पिछले 20-30 सालों में 25 सालों में बीजेपी 100 के अंदर सिमट गई थी 98 सीट्स पे, और ये उस लिहाज से कांग्रेस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, अच्छी फाइट की थी, और एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। तो मेघनाद, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो रंग रोगन पोत के और नया पूरा सारा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, मतलब सारे मंत्री नए हैं आज, सारा मुख्यमंत्री एकदम नया है। मुख्यमंत्री तो फर्स्ट टाइमर है, मजे की बात है, फर्स्ट टाइमर है विधानसभा में, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेचर है। तो ऐसी स्थिति में वो एंटी इनकम्बेंसी को क्या जनता भुला सकती है? कि उसके लिए अभी तक तो यही था भाई कि ये पार्टी की सरकार है, आदमी से का मसला नहीं है, ये पार्टी की सरकार है और 5 साल के कामकाज का, और बीजेपी के मामले में तो यहाँ 30 साल के कामकाज का एंटी इनकम्बेंसी है। तो इस एंटी इनकम्बेंसी को कैसे, मतलब केवल सरकार और एक चेहरा बदल के वो हटाया जा सकता है? ये ना बहुत ही अपॉर्चुन टाइम पे हो रहा है। जैसे कि आपने कहा कि 4 चीफ मिनिस्टर अभी बदल दिए गए, एक तो उत्तराखंड में 2 बार, और कर्नाटका में येदियुरप्पा जैसे एक दिग्गज नेता को भी बदल दिया गया, और अभी विजय रूपानी जो कि अपने हिसाब से भी काफ़ी बड़े नेता थे। तो आपने जो पहले कहा वो आई थिंक एक लॉजिकल थियोरी हो सकती है। जैसे कोरोना के काल में हमने देखा कि हर जगह में गवर्नमेंट नाकाम ही रही है। उत्तर प्रदेश में तो रही है, पर गुजरात में भी आपको काफ़ी दिखा, कर्नाटका में भी आपको काफ़ी दिखाई पड़ा कि बहुत ही इनकॉम्पिटेंट तरीके से वो पैंडेमिक हैंडल कर रहे थे। और सेंट्रल लेवल पे तो हो ही रहा था, पर वो वैक्सीनेशन के बारे में हो रहा था। पर अगर आप देखेंगे तो हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है ये क्राइसिस की, वो स्टेट गवर्नमेंट पे पड़ती है। तो अगर आप देखेंगे तो जो अकाउंटेबिलिटी का मामला आता है, जब इलेक्शंस आएंगे और लोग क्वेश्चंस पूछेंगे कि भैया ये जो पैंडेमिक हुआ था, इतने लोग मर गए, आपने क्या किया इसमें, तो वो जो अकाउंटेबिलिटी जो होनी चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट से होगी। तो इस सिचुएशन में अगर आप जो चीफ मिनिस्टर है और जो कैबिनेट है वही बदल देंगे तो कोई जवाबदेही नहीं रहेगी कि बेसिकली लोग अब पूछेंगे किससे, नए लोगों से। वो बोलेंगे कि हाँ, तो पिछले जो थे उन्होंने गड़बड़ कर दी तो उनको निकाल दिया, अब हम नए आ गए, हमको क्या पता क्या हुआ, राइट? तो आई मीन एक स्ट्रेटिजिकली अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे तो ये जो सरकार है या फिर बीजेपी को जो मंशा रही है वो जवाबदेही की नहीं है। कोई भी उनसे सवाल पूछता है तो वो एक तो जवाब देते ही नहीं है, या फिर कुछ तो भी तोड़ मरोड़ के या फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन करके कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो आप इस सिचुएशन में देखेंगे तो जो कोरोना का जो पैंडेमिक हुआ था वो सबसे बड़ा क्राइसिस था आपका। एक तो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, और गुजरात में आपको पता है कि कितने माइग्रेंट है वहाँ पर, कितने माइग्रेंट सिटीजन्स है, पूरी इंडस्ट्री चलती है माइग्रेंट सिटीजन्स के भरोसे पे। वहाँ से लेके लोग ओडिशा तक, बंगाल तक चल के जाने लगे, तो आपको वो भी दिखाई दिया। ऊपर से बाद में सेकेंड वेव में इतनी मौतें हुई, हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनको डेवलपमेंट के ये माने जाते थे, उनके बाहर लाइन लगी है किलोमीटर्स के लिए, जहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं। तो ये सब दृश्य जो थे वो लोगों के सामने थे, और आई थिंक ये कोई भुलाने वाले नहीं है लोग। ये जो मुझे लगता है कि ये जो थियोरी है कि अरे लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ता है, थोड़े ही तो लोग मर गए, कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इसका इफ़ेक्ट भी दिखाई देगा। ठीक बात। और एक चीज़ मैं छोटी सी जोड़ना चाहूँगा कि आप देखिए कि कोरोना को जो हुआ वो तो हुआ, पर अभी हमने न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किया है इस पर, आयुष ने किया है, एक डेंगू जैसा एक फीवर स्प्रेड हो रहा है वहाँ पर, फिरोजाबाद में। हाँ, वहाँ पर। तो
अभी काफ़ी न्यूज़ वाले वहाँ पर जाकर देख रहे हैं कि कैसे अनक्लीन एनवायरनमेंट में मच्छर बढ़ रहे हैं, वहाँ पर बच्चों की मौत हो रही है, और हर वीक में आपको सुनाई देता है 3-3 4-4 बच्चों की मौतें हो रही है। तो इस सिचुएशन में आप देखिए कि अब इसकी जवाबदेही किसकी होगी, जो कि योगी आदित्यनाथ की होगी। पर इसको कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, राइट? इनको कोई अभी सवाल पूछ ही नहीं रहा है। इनको उल्टा ये न्यूज़ चलाने की कोशिश हो रही है कि अरे अब्बा जान राशन खा गए। तो आप सोचिए कि एक साइमल्टेनियसली एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक भी चलती है, और पॉलिटिकली जो लोगों को जवाब देना चाहिए उनको हटा के रिप्लेस कर दिया है। क्योंकि मेघनाथ, आपने हेल्थ सिस्टम का जिक्र किया और खासकर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, तो उससे जुड़ा मैं एक आखिरी सवाल है, शार्दुल की टिप्पणी अगर मैं उस पर आए। गुजरात पे भी कुछ बोलना चाहता। हाँ ठीक है, गुजरात पर आप अपनी बात कहें शार्दुल, इसके बाद फिर इसके अगले विषय पर हम जाएंगे। जी अगला जी, क्योंकि इस सिचुएशन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखना भी ज़रूरी है। ये डिसीजन, ये निर्णय पूरा कैबिनेट बदलने का पहली बार हुआ है जहाँ तक मुझे पता है। हाँ हाँ, मोदी जी ये पहले भी ऐसा करते रहे, वो अपने एमएलए बदल देते थे, और इसके पीछे जैसी उनकी राजनीति का स्वभाव है वो भी दिखता है। देखिए, भाजपा के कई लोग बताते हैं, और हम जितने भी लोग राजनीति फॉलो करते हैं उनको पता है कि भाजपा और संघ अपना इंटरनल सर्वे भी करता है। तो कई लोग कहते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, असंतोष है, वो लोकल चेहरों से ज़्यादा है, क्योंकि वो सत्ता में बहुत लंबे समय से हैं, और ये बहुत कंप्लेंट आ रही थी कि लोकल गुजराती कार्यकर्ता नेताओं से मिलना, काम कराना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोग अपनी जगहों पे कंफर्टेबल हो गए हैं। दूसरी चीज़, एक तथ्य कुछ महीने पहले का ही, गुजरात के एक अधिकारी को उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भेजा गया था, शर्मा जी को लेकिन वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा होने नहीं दिया, और समय रहते वो ताड़ गए। हाँ, और मोदी जी की सत्ता को एक चुनौती है। अच्छा, तीसरी चीज़, सूरत के नगर पालिका चुनाव में आपने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, तो आप ये देखिए जैसे सरकार चलती है, इस भ्रम में कोई नहीं है कि वो मंत्रिमंडल गुजरात का या मंत्री सरकार चला रहे थे। ये सरकार दिल्ली से चल रही थी। जो पटेल वाली बात है, उसके लिए एक बात ध्यान रखिए, जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए थे उस समय आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री थी, वो महिला थी और पटेल थी, और उस समय पाटीदार आंदोलन चल रहा था, लेकिन उन्हें हटा के विजय रूपानी को बनाया गया। आज जब ऐसा कुछ खास पटेल आंदोलन नहीं चल रहा, तो पटेलों का गुस्सा शांत करने के लिए भूपेंद्र पटेल, एक फर्स्ट टाइम एमएलए को बना दिया गया। अगर पटेलों वाली बात थी तो नितिन पटेल का क्या हुआ? वो पिछली बार मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उप मुख्यमंत्री थे। अभी भी है ना, डेप्यूटी सीएम अभी भी है, या वो भी बदल दिए गए? सब हटा दिए गए। सब हटा दिए गए। तो आप देखिए, इन सबको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बता रहे हैं कि जो डिफायंस है ना, वो उसे देखा नहीं जाएगा। अच्छा, अब मैं आयाम भी है। एक आखिरी सवाल जो कि मैं थोड़ा सा, ये ऐसा मौका है आज कि बहुत ही तात्कालिक अवसर है जिस पर सबकी एक एक टिप्पणी मैं चाह रहा हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और बहुत बड़े पैमाने पर, कम से कम मीडिया का स्पेक्टिकल देखा जाए तो हर तरफ मोदी जी फुल पेज एड, अखबारों में फ्रंट पेज, अंदर बाहर छाए हुए हैं। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, विजनरी कहा जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें, तमाम बड़े बड़े नेता। मैं बस इस चीज को इस लहजे, एक इस नजरिए से देखना चाहता हूं कि चाटुकार, साइकोफैन, दरबारी आपको कुछ भी कहें, आपके जन्मदिन पे कुछ भी करें, लेकिन आज से ठीक 5 महीने पहले इस देश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है आपके नेतृत्व में, इतनी बड़ी कि ऑन रिकॉर्ड 4.5 लाख लोग तो आपने माने सेकेंड वेव में, 4.5 लाख लोगों की मौत तो सरकार ने स्वीकार की है। और जो अनऑथोराइज्ड डाटा, जो अनधिकारिक जो आंकड़े हैं अलग अलग आंकड़ों पे, उनके मुताबिक 30 लाख से लेकर 42 लाख तक लोगों की मौत हुई है सेकेंड वेव में। ये मैं आज से 5 महीने पहले की बात बता रहा हूं। ऐसे समय में, ऐसे वक्त में कोई प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन का 5 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 3 हफ्ते का उत्सव का आयोजन कैसे कर सकता है, किस मुंह से कर सकता है, और कैसे साइकोपैथ या कोई भी उस नेता को विजनरी कह सकते हैं जिसके नेतृत्व में 4-4.5 लाख लोगों की जान आधिकारिक रूप से गई हो। इस पर मैं आखिरी टिप्पणी चाह रहा हूं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से भारत सरकार का सबसे बेशरम चेहरा है आज का। 5 महीने में आप 4.5 लाख लोगों की मौत को
भुलाकर अगर ड्रम पीट रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं और केक काट रहे हैं, तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है, कोई नहीं चला रहा है। प्रशांत जी, जो है तमाम जो डेटा साइंटिस्ट है उनकी तरफ से जो आया है और उन्होंने जो स्पेकुलेशन जो उन्होंने अपनी गणना की है, वो जो बर्थ एंड डेथ रजिस्टर होता है उससे आंकड़े देकर उन्होंने एक सांख्यिकी मॉडल के तौर पे उन्होंने इसको किया है। समझिए कि कोई वो ऐसे हवा में तीर मार दिया है। तो बहुत वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने एनालिसिस करके ये कहा है कि 40 लाख से ऊपर लोगों की मौतें हुई हैं। और ये जो मौतें हुई है, देखिए हम आपने भी तमाम सारे अपने मित्रों को खोया है, तो घर के लोगों को खोया है, और मेरे तो अपने बहुत ही अभिन्न मित्र इसमें इसकी चपेट में आए और मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूँ जी। ज्यादातर मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई है, ज्यादातर मौतें समय पर इलाज ना हो पाने से हुई है। तो ये बड़ी विफलता है। देखिए महामारी तो आती है और उससे कोई मर गया, उसमें आप सरकार को कितना जवाबदेह बनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना पूरी दुनिया में है। मुझे कोई एक मिसाल बता दीजिए कि किसी और देश में ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग मर गए हों, शमशान में जगह ना मिले, कब्रिस्तान में जगह ना मिले, लोगों को अपने सम्मानजनक ढंग से अंतिम संस्कार का अधिकार न मिले, लकड़ियां न मिले जलाने को। आप लोगों की लाशें नदियों में बह रही अभिन्न मित्र और जिनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़े, हर्ष मंदर, उनके साथ वो काम करते डॉक्टर प्रदीप बिजलवाल, उनके अंतिम संस्कार को करने मैं ही गया, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी सब कोरोना पॉजिटिव थे। मुझे 6 घंटा तो लकड़ी मिलने में लगा। हाँ। उस शमशान घाट की जहां मैंने किया उसकी कैपेसिटी 36 की थी और उस वक्त वहां पे 80 बॉडीज थी वहां पे। हाँ। तो इतनी बड़ी विफलता कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर जाएं, आईसीयू बेड न मिलने की वजह से लोग मर जाएं, रेमडेसिविर जैसी जो जान बचाने वाली दवाई है उसकी कमी से लोग मर जाएं, ये सबसे बड़ी विफलता थी। और हम विजनरी होने का उत्सव बना रहे हैं। वैक्सीन का भी उत्सव बना दिया हमने। वैक्सीन हम सबको दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में ऊपर की तरफ निशान होगा जो हमारी जनरेशन के लोग होंगे। वो वैक्सीन 10 वैक्सीन आज भी चलती हैं और वैक्सीन हमेशा से सरकार ने फ्री में वो की है। पोस्टर नहीं लगाए किसी ने धन्यवाद के, थैंक यू मोदी जी के पोस्टर नहीं लगे पूरे देश में, थैंक यू प्रधानमंत्री के, थैंक यू मनमोहन सिंह के, थैंक यू अटल बिहारी वाजपेयी के, थैंक यू मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के। वैक्सीनेशन तो तब भी होता था और फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, और हमने पोलियो के वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया है पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन पहली बार हो रहा है, लेकिन उत्सव वैक्सीनेशन का पहली बार हो रहा है। ठीक बात। और ये जो देखिए, अगर आप विजनरी प्रधानमंत्री के तौर पे उनको आप दिखा रहे हैं, तो विजनरी प्रधानमंत्री तो देखिए इतिहास तय करता है। आज अगर पंडित नेहरू को विजनरी लोग बताते हैं तो वो इतिहास उनके उस वक्त के कार्यकाल से, उनके फ्रीडम स्ट्रगल के कार्यकाल से, उनकी लिखी हुई किताबों की वजह से, उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए उसकी वजह से वो विजनरी आज कहलाते हैं। बिल्कुल, आपको इतिहास तय करेगा ठीक कि विजनरी आप हैं कि नहीं है। आप खुद नहीं तय कर सकते। खुद तो तमाम किस प्रधानमंत्री ने, सत्ता में बैठे हुए किस व्यक्ति ने अपने आप को विजनरी बताने की कोशिश नहीं की होगी। लेकिन ये इस तरीके की जुमलेबाजी, इस तरीके के बेशर्मी की जो प्रचार है वो चलता नहीं है। देखिए वो अभी चल जाएगा, लेकिन इतिहास तय करेगा कि नरेंद्र मोदी विजनरी थे या नहीं थे। विजनरी प्रधानमंत्री किसी वेबसाइट के दफ्तर में इनकम टैक्स नहीं भेजता। ठीक बात। शार्दुल, आपका टिप्पणी इस पर? ये ना इन सब बातों को मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा। ये इन सब हरकतों को देखने का और देखकर समझने का समय है। सत्ताधारी दल या सरकार आपके अपने दुख दर्द को भूल जाने या अपने आइडेंटिटी इश्यूज की वेदी पर ना ताक पर रख देने पर भरोसा करके दांव लगा रही है। वो बिल्कुल अपने नज़र में विजनरी हैं, क्योंकि विजन ही उतनी है।
सिर्फ मरने की कोविड में बात नहीं है। आप ये देखिए कि ये सरकार जिस दावे पर आई थी वो जनवरी 2020 में खारिज हो गया था, जब 2 करोड़ से ऊपर नौकरियां जाने का आंकड़ा आ गया था। हाँ, और जो अभी हमने जैसे गुजरात की बात की, तो लोगों को याद रखना चाहिए कि ये सब वहाँ पे ट्रंप की रैली से शुरू हुआ था, जो सब मोदी जी का किया जा रहा था, उसमें बेचारे रूपानी का क्या लेना देना था। हाँ, तो ये आपकी आंखों पे पर्दा डालने का दांव है, और वो रिलाय कर रहे हैं इस बात पे कि आप भूल जाएंगे। वो देखना ये रिलाय है कर कि रहे हैं कि हम झूठ बोलकर भी सफल हो सकते हैं। हाँ, अब वो ये जनता के ऊपर है कि वो सफल होंगे या नहीं। देखते हैं वो अपने दुख दर्द को भी भूल जाती है क्या। ठीक बात है। मेघनाथ, मैं तो बस कहना चाहूँगा कि डंकापति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन की बधाई। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने देर बात किया आप लोगों ने, एक बार हैप्पी बर्थडे विश नहीं कर सकते मोदी जी को? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? बेरोजगारी दिवस। सर्वे वाले आ जाएंगे फिर। बेरोजगारी दिवस को क्या कहना भाई। ठीक बात। तो मेरे ख्याल से हम आखिरी मुकाम पर हैं, रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सबसे पहले मेघनाथ, सबसे पहले आप ही से, क्योंकि पिछले हफ्ते आप नहीं थे, आपका रिकमेंडेशन लोगों ने मिस किया होगा। जी, मेरा रिकमेंडेशन एक्चुअली मैं श्रोताओं को बोलना चाहूँगा कि मेरा नया शो ज़रूर देखिए, संसद वॉच। उसमें पिछली बार हमने एक उज्ज्वला योजना जो मोदी जी ने लॉन्च की अगस्त में, 2.0 वर्जन, उस पे मैंने एक वीडियो किया है। उसमें उसका एक स्कीम का रिव्यू किया है, और उसका एलपीजी का प्राइस राइज का कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है उज्ज्वला योजना पे, इस पर एक वीडियो किया है, वो ज़रूर देखिए। दूसरा, मैं रेकमेंड करना चाहूँगा कि इस बार का न्यूसेंस ज़रूर देखिए, और पिछला हमारा इस हफ्ते का जो अतुल सर ने टिप्पणी की है वो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये टिप्पणी में आपने एक बहुत ही मज़ेदार अंदाज में हम पर जो सर्वे हुआ है उसको प्रेजेंट किया है, और कैसे वो एक योगी आदित्यनाथ के ऐड से भी रिलेटेड है, उसका एक तर्क बताया है। तो वो मैं 2 रिकमेंडेशन करना चाहूँगा। मैंने जोजी जोसेफ की द साइलेंट कू पढ़ना, मतलब अभी किताब उठाई है, मैंने पढ़ना शुरू करने वाला हूँ, तो काफ़ी इसकी तारीफ भी सुन रहा हूँ। और मैं अमित वर्मा का एक पॉडकास्ट भी सुन रहा था उनके साथ, सीन एंड अनसीन, वो काफ़ी अच्छा है, तो मैं ये कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहूँगा। ठीक बात। शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन? जी, मेरे 4 रिकमेंडेशन हैं इस हफ्ते। मुझे एक आर्टिकल मिला परी पर, पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया में। ये थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है, पर मैं कुछ जर्नलिस्ट का सर्च कर रहा था, उसमें मुझे मिली कि रूरल रिपोर्टर्स लूजिंग लाइव्स विदाउट अ वॉइस, कैसे कोविड के समय पत्रकारों की जानें गई। महाराष्ट्र का बेस रिपोर्टिंग है ये, केस स्टडी जैसा, और उन्होंने काफ़ी लंबी सीरीज़ की है, लेकिन ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, पढ़िए, पार्थ एमएन के द्वारा लिखा हुआ। दूसरा, साइंस न्यूज़ में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है, वो कल ही आया था, कि फॉसिल्स एंड एंशिएंट डीएनए पेंट अ वाइब्रेंट पिक्चर ऑफ ह्यूमन ऑरिजिन्स, कि जो अब तक हम समझ रहे थे, अब जो तथ्य मिल रहे हैं फॉसिल और पुराने डीएनए जो उससे मिल रहे हैं, उससे एवोल्यूशन की थ्योरी में बदलाव आ रहे हैं निष्कर्षों में। अच्छा। तीसरा, जो मैंने शुरू में मेंशन किया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट हुई है, यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस अपना वो बनाया है, ऑस्ट्रेलिया जिससे न्यूक्लियर फिशन फ्यूल से चलने वाली सबमरीन बना सके। तो उस पर 2 आर्टिकल, पहला तो फॉरेन पॉलिसी का एक निष्पक्ष तरीके से उसका एनालिसिस, वो पढ़िए, और उसी पर बहुत ही चिंताजनक भी और हास्यास्पद भी जो चीन का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, कम्युनिस्ट पार्टी का, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है ऑकस पर, ऑकस टू ब्रिंग न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन फीवर्स अक्रॉस ग्लोब, ये एडिटोरियल है उनका, उसमें उन्होंने कैसे धमकियां दी हैं ऑस्ट्रेलिया को, वो पढ़ के हंसाता भी और दुनिया किस तरफ जा रही है भी पता चलता है, तो वो भी पढ़िएगा। ठीक बात। प्रशांत जी, आपका रिकमेंडेशन? मेरे 2 रिकमेंडेशन हैं, एक तो आज के विषय से संबंधित है और दूसरा थोड़ा विषय से अलग। तो पहला मेरा रिकमेंडेशन है, एक किताब आई है अमेरिका में, और वॉशिंगटन पोस्ट के 2 पत्रकारों ने ये किताब लिखी है, और उनके नाम है कैरोल लियोनिंग और फिलिप रूकर, और किताब का नाम है आई अलोन कैन फिक्स इट। ये किताब मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं कि ये ट्रंप के आखिरी दिनों में, ये किताब आखिरी दिनों में अमेरिका में क्या हो रहा था
उस पर ये किताब लिखी गई है। जी और उस किताब में बहुत रोचक बात यह है कि उस वक्त के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो मार्क मिले थे, जी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई CIA के चीफ और फौज के सारे लीडरशिप की, और उन्होंने ये उस मीटिंग में ये कहा कि अगर ट्रंप चुनाव जीतने के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहेगा तो हम ये नहीं होने देंगे। और उन्होंने अपने अपने जनरल्स को, मार्क मिले ने ये कहा कि आपने संविधान की शपथ खाई है, आप किसी एक व्यक्ति के मातहत नहीं है, और आपको अमेरिका की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के हित में काम करना होगा। हाँ मुझे लगता है कि ये किताब भारत के जो इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं और जो हमारे फौज के और पुलिस के कमिश्नर्स हैं, फौज के जनरल हैं, इनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए कि उनकी जवाबदेही भारत के संविधान और लोकतंत्र के प्रति है, किसी सरकार या किसी व्यक्ति के नहीं है। और किसी राजनीतिक मंसूबे से अगर इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको ना होने दें, क्योंकि ये बहुत रोचक किताब है और ये बहुत भारत के लिए बड़ी प्रेरणादायक किताब है कि इसको पढ़ना चाहिए, खासकर पत्रकारों को और जो भी हमारे सुनने वाले हैं। इंडिया में एक किताब अवेलेबल है अमेजन के या फ्लिपकार्ट के थ्रू, थोड़ी महंगी है, 2000 के ऊपर की है, लेकिन इसके तमाम रिव्यूज भी आए हैं न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में, जिसको आप चाहें तो गूगल करके पढ़ सकते हैं। किताब का नाम मैं दोबारा बता दूं, आई अलोन कैन फिक्स इट। इतना गूगल करेंगे तो किताब का डिटेल आ जाएगा। ठीक बात। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं यात्रा में हूँ, दिल्ली के बाहर हूँ और मैं रास्ते में कुछ किताबें लेके चलता हूँ पढ़ने के लिए। तो एक पुरानी किताब है अफगानिस्तान द बियर ट्रैप, और ये किताब जो तालिबान अब आया है दोबारा 20 साल के बाद, और तालिबान और अफगानिस्तान को समझने के लिए बड़ी रोचक किताब है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव किताब है, क्योंकि किताब को लिखने वाले जो है वो अफगानिस्तान में ISI ब्यूरो के डायरेक्टर रहे ब्रिगेडियर यूसुफ ने लिखी है। और उन्होंने बहुत डिटेल्स तालिबान के बारे में और अफगानिस्तान की सोसाइटी और अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, रशिया का इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, उसके बारे में बहुत तफसील से चीजों को डिस्क्राइब किया है। तो आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसको समझने के लिए ये किताब बहुत उपयोगी साबित होगी। तो ये मेरी 2 रिकमेंडेशन है। किताब का नाम, दोनों किताबों का नाम मैं दोबारा बता दूं, अफगानिस्तान द बियर ट्रैप, और ये लिखी है मोहम्मद यूसुफ ने। भारत में ये किताब किताबों की दुकानों में या फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह में अवेलेबल है। और दूसरी किताब मैंने रिकमेंड की है, वो वॉशिंगटन पोस्ट के 2 पत्रकारों द्वारा लिखी गई किताब, आई अलोन कैन फिक्स इट। ठीक बात। मेरे 2 रिकमेंडेशन है एक्चुअली। एक रिकमेंडेशन और क्या अपील भी है कि जैसा कि शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया न्यूज लॉन्ड्री का, और तो न्यूज लॉन्ड्री कोई बहुत भारी भरकम, बहुत उसमें संसाधनों में काम करने वाला संस्थान नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री, जैसा कि प्रशांत जी ने कहा, क्राउड फंडेड है, सब्सक्रिप्शन के सहारे से चलता है, लोगों के इन्वेस्टमेंट से चलता है। लोग इसमें महीने का 300 रुपए, साल भर का 3000 रुपए, ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग अच्छी पत्रकारिता के लिए, जनहित की पत्रकारिता के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म। यही हमारा मोटो है। 2 चीजें, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म और दूसरा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भारत के संविधान सम्मत विचार हैं, मूल उद्देश्य हैं, उसके अनुरूप बात करना। ये 2 चीजें हैं, 2 लाइन हमारी है, इसके इर्द गिर्द हमारी पत्रकारिता है। तो हमें मतलब पहले से भी कहीं ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे रास्ते में अब रोड़े दिख रहे हैं लोगों के, जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे हुआ और जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया, जो भी, तो सब्सक्रिप्शन ही हमारा मानना है कि पत्रकारिता का भविष्य है। न्यूज लॉन्ड्री शुरू से उस लाइन पर, उस राह पर चल रहा है। तो हमें आज की तारीख में आपके सब्सक्राइबर्स, आपके हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत जरूरत है, आपके समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी तमाम रिपोर्ट्स पढ़ें न्यूज लॉन्ड्री पर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि न्यूज लॉन्ड्री कोई रोस्ट प्लेटफॉर्म है, कोई
कॉमेडी टाइप का इस तरह का फॉर्मेट, हम बहुत सीरियस जर्नलिज्म करते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, उस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट, वो ग्राउंड रिपोर्ट जो कोई नहीं करता है उसको हम करते हैं। वो रिपोर्ट्स आपको, जो वीडियोस देखते हैं आप, वो वीडियोस एक हिस्सा है, केवल उसका एक पहलू है। बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स और तमाम, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप न्यूज लॉन्ड्री पर जाइए। हमारी वो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स, वो हिंदी में उपलब्ध है, वो अंग्रेजी में उपलब्ध है, जिस भाषा में भी आपको आसानी हो उस भाषा में पढ़ सकते हैं। एक और दूसरा, मैं एक किताब इन दिनों मैंने पढ़ा और मैं ये किताब रिकमेंड करूंगा। बड़ी दिलचस्प किताब क्या है, थोड़ा सा लिटरेचर और उससे जुड़ी किताब है, लेकिन बड़ी मुझे दिलचस्प लगी इस लिहाज से कि इसके लेखक एक फ्रांसीसी लिंग्विस्ट थे, गार्सा द तासी नाम है उनका, गार्सा द तासी। और बेसिकली ये हिंदुस्तानी लिटरेचर और हिंदुस्तानी साहित्य का जो रूप था 1850 से 1860 के बीच में, तो 10 साल में उन्होंने फ्रांस में, पेरिस में हिंदुस्तानी साहित्य, हिंदुस्तानी लिटरेचर और हिंदुस्तान के उस पे 10 साल में वो सालाना उनका एक व्याख्यान होता था, एक लेक्चर होता था। और उसमें वो भारत में उस दौर में जो साहित्यिक चीजें चल रही थी, जो लेखन की चीजें चल रही थी, और उसमें पद्य भी था, गद्य भी था, पोएट्री भी थी और प्रोज भी था, इन सारी चीजों के ऊपर कौन उस समय के महत्वपूर्ण राइटर थे, कहाँ किताबें छपती थी, कौन वो। तो एंथ्रोपोलॉजिकल नजरिए से मैंने देखा तो वो एक जर्नी जैसी लगी कि उस समय का भारत, और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है 1850 से 60, क्योंकि इसी बीच में जो 1857 का साल है, उस साल में यहाँ पर म्यूटिनी भी हुई, पहला जो आजादी का संग्राम छिड़ा उसमें हुआ। उसको कैसे एक आदमी जो फ्रांसीसी था, जो ब्रिटिश नहीं है, फ्रांसीसी था, वो कैसे देख रहा है। तो जो 57 के बाद वाला लेक्चर है वो कमोबेश पॉलिटिकल है, वो यहाँ के राजनीतिक हालात की बात ज्यादा करता है, बाकी सब यहाँ के साहित्यिक और उन सब की बात। तो 10 हिस्सों में है ये, मतलब उनके 10 लेक्चर का एक वो है। और किशोर गौरव है जो कि जेएनयू के एक रिसर्च स्कॉलर है, उन्होंने इसको हिंदी में कंपाइल किया है। तो मुझे लगता है कि इसको आप जरूर पढ़ें, वाणी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है पेपरबैक में। तो ये मेरे 2 रिकमेंडेशन हैं। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। उससे पहले अगर मेघनाद और शार्दुल के पास कोई और सूचना है हमारे श्रोताओं के लिए तो वो साझा करें, और फिर हम अपनी चर्चा को आज यहाँ पर रोकेंगे। मैं बस एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा। पिछले हफ्ते हमको काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और मैं उनका एक तो शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे हमको सपोर्ट देने के लिए, और उनका वेलकम भी करना चाहूँगा। तो आप प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए, हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और हम आपके लिए और आपके लिए जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो लेकर आते रहेंगे और पत्रकारिता करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, प्रशांत जी, मेघनाथ, शार्दुल। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।